हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने आपसे कल ही प्रॉमिस किया था कि क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का अब वन शॉट वीडियो आएगा, जिसमें हम सभी आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम कवर कराएंगे। आज आप सभी की इतने प्यार और सपोर्ट करने के कारण आज हमने फिजिक्स का जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। पूरी तरीके से फ्री क्लासेस होने वाले हैं, मात्र 0 रुपए में आपको यूट्यूब पे ये मिलने वाले हैं। एक भी रुपए नहीं लगेगा, एक भी रुपए। आपको हम मतलब चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कराएंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सभी को हम कराने वाले हैं। तो फिजिक्स का आपका पहला जो चैप्टर है जो है भौतिक जगत, जिसको हम ऐसे ही लेकर चलते हैं ना कि भौतिक जगत क्या है जी, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड कीजिए। बट भौतिक जगत एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 12th में जब जाएंगे उसमें बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, भौतिक जगत है, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें के संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है दोस्त कि भौतिकी क्या है, इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। क्या आपको पता है, आपने तो हालांकि पहला चैप्टर बहुत पहले पढ़ लिया है, तो क्या आपको पता है भौतिकी किसे कहते हैं? अरे भौतिकी को ही बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते कि भौतिकी को ही भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, और उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए कि उसका स्कोप क्या है, या यूं कह सकते हैं कि उसकी टाइप कितने हैं भौतिक विज्ञान के। भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं क्या है जी भौतिक विज्ञान। तो जो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का, जिसके अंतर्गत पदार्थों का, ऊर्जा का, स्थान का और समय का, मोस्टली यहाँ पे ये 4 चीजें हमने लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का, ऊर्जा का, स्थान का तथा समय का और उनके बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा गया है भौतिकी वह विज्ञान है जिस, मतलब भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें क्या हो रहा है कि जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय तथा उनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जी, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। इसका मतलब सिंपल सा यही है ना कि अगर हम कोई भी पदार्थों का स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि उस पदार्थ में क्या क्या है, ठीक है, वो पदार्थ कैसे गति कर रहा है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से गति कर रहा है, ये सभी चीज भौतिकी के अंदर आ जाएगा, भौतिक विज्ञान के अंदर आ जाएगा। कोई पदार्थ है उसमें कितनी ऊर्जा है, वो कितनी ऊर्जा से गति कर रहा है, वो कितनी ऊर्जा से जो वापस आ रहा है, ये सभी क्या आ जाएंगे। किसी भी ऊर्जाओं का अध्ययन करना भी, वो भी हमारा भौतिकी होगा। स्थान का गति करना कि कौन, मतलब मान लेते हैं यहाँ से पृथ्वी की दूरी, मतलब यहाँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो ये स्थानों की जो दूरियों का पता लगाना, समय पर पता लगाना कि सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है, इन सभी को मेजर करना, और वही कहा जा रहा है कि इन सभी का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। तो आशा करता हूँ सिंपल सा बोल देंगे आप कि भौतिक विज्ञान विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, या यूं कहे तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय का अध्ययन किया जाता है और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। वही हमने सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा।
मैं इतना ही कहूँगा, देखिए फिजिक्स को ना कोई ज़रूरी नहीं यही डेफिनेशन है, बहुत तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। यूं ही हम ऐसे भी फिजिक्स का डेफिनेशन कर सकते हैं कि प्रकृति में होने वाले संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना भी फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स को हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें आपको सबसे पहले एक चीज याद रखना है यहाँ पे, अभी हम आगे बता देते हैं। तो फिजिक्स का परिभाषा समझ के अब आता है इसके क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फिजिक्स के दो क्षेत्र होते हैं, जो फिजिक्स के अगर क्षेत्र या प्रकार के बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र अनंत व्यापक होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े हैं, जिसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। और वो दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा जो है शास्त्रीय भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है हमारा आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। फिलहाल एक चीज यहाँ पे जान लीजिए केवल कि जो ऐसे अगर कोई पूछ दे कि फिजिक्स के पिता कौन है, पिता मतलब होता है जनक, तो अगर फिजिक्स के पिता कह दिया जाए तो दो चीजों का नाम आता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, एक तो आइजैक न्यूटन का नाम आता है और एक आइंस्टाइन का नाम आता है। तो वास्तव में दोनों व्यक्तियों का नाम आता है कि फिजिक्स के पिता न्यूटन है, कोई कहता है आइंस्टीन है। तो क्या है इसका रहस्य, क्या है? तो रहस्य यही है दोस्त कि दोनों ही फिजिक्स के पिता हैं, दोनों ही फिजिक्स के पिता हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पता कर लेना है कि देखिए मतलब ये हम कह सकते हैं फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया, क्या है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो यूं हम कहते हैं कि क्लासिकल जो फिजिक्स है ना, जो शास्त्रीय भौतिकी है, इसके पिता कौन है? इसके पिता हैं हमारे न्यूटन साहब, ठीक है। और जो आधुनिक भौतिकी है मतलब मॉडर्न फिजिक्स है, इसके पिता कौन है? इसके पिता है आइंस्टीन, ठीक है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बेसिक याद रखना है कि शास्त्रीय भौतिकी और आधुनिक भौतिकी कब से स्टार्ट हुआ? तो 1905 ईस्वी से पहले जो भी विज्ञान के बारे में हम जानते थे वो सभी हमारे शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत आता है। और 1905 ईस्वी के बाद जितने भी भौतिक के बारे में हमने जाना है वो सभी हमारे आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि फिजिक्स की परिभाषा क्या होते हैं। फिजिक्स के दो प्रकार होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब केवल यही बात हमने जान लिया मोस्टली कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिक्स के जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कोई कह देता है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो आप पहला नाम क्या लेंगे? किसका लेंगे? एल्बर्ट आइंस्टीन का लेंगे, क्योंकि यही हमारे इस समय के मॉडर्न फिजिक्स के पिता जो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन है। परंतु आपको याद रखना है न्यूटन साहब भी हैं, परंतु किसके लिए? क्लासिकल फिजिक्स के पिता, मतलब जो शास्त्रीय भौतिक है उसके पिता कौन है? तो वो है हमारे न्यूटन साहब। तो आशा करता हूँ न्यूटन नामक वैज्ञानिक एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, जिनको आपने समझ लिया ये सब क्या है। अब अगर कोई आपसे पूछ देता है शास्त्रीय भौतिकी किसे कहते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे शास्त्रीय भौतिकी क्या होता है, आधुनिक भौतिकी क्या होता है? तो चलिए इसका भी परिभाषा हम दे देते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया है शास्त्रीय भौतिकी, दूसरा हम जानेंगे आधुनिक भौतिकी। सिंपल सा है परिभाषा। शास्त्रीय भौतिकी का मतलब होता है, भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, शास्त्रीय भौतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ध्यान से रखेंगे, जिसमें स्थूल पिंड, स्थूल मतलब स्थिर पिंड, सामान्य वेग, स्थूल पिंड और सामान्य वेग से संबंधित घटनाएं, ठीक है ना, मतलब जो स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन करना, सामान्य वेगों से जो कोई भी वस्तु गति कर रहा है उसका अध्ययन करने की घटना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थूल पिंड और सामान्य वेग से संबंधित घटनाओं, जैसे क्या है, यांत्रिकी है, यांत्रिकी जितने भी कार्य होते हैं, ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत के बारे में जानना, चुंबकत्व के बारे में जानना, ठीक है, चुंबक के बारे में का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? शास्त्रीय भौतिकी कहलाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर पिंड और उसके सामान्य वेग
की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वही हमारे शास्त्रीय भौतिकी हो गए। जैसे कि मान लेते हैं ये चुंबक है, तो चुंबक क्या है, चुंबक एक क्या है, स्थिर पिंड ही तो है, स्थिर पिंड है कि नहीं है, एक जगह कहीं रखेंगे रहेगा वहीं पे। अब उसके बारे में यांत्रिकी इसी में आ जाएंगे, कितने गति से कर रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, विद्युत के बारे में जानना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत का मतलब क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक वेग मतलब बहुत ही तेज स्पीड, जैसे प्रकाश की गति के निकट, तो बहुत ही तेज से कोई गति कर रहा है उसका अध्ययन करना, सूक्ष्म कणों का अध्ययन करना, और नाभिकीय घटनाएं का मतलब सापेक्षता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, वो आधुनिक भौतिकी कहलाता है। मतलब यहाँ पे यूं आप अगर तुलना करके समझें तो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है इसमें क्या होते हैं, स्थूल पिंड मतलब बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं या ना के बराबर मतलब स्थिर हैं, और उनका सामान्य वेग एक नॉर्मल वेग है, ठीक है, नॉर्मल वेग है, उनका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारी शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत आता है। मॉडर्न भौतिकी का मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, अत्यधिक वेग, बहुत ही तेजी से कोई गति कर रहा है उसका अध्ययन करेंगे। अगर सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं, नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें क्वांटम यांत्रिकी हो गया, परमाणु के बारे में, नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही हमारे आधुनिक भौतिकी कहलाते हैं जी। तो मैं आशा करता हूँ समझ से आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए दोस्त, ये सभी आपको याद करना है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको बता दूं, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है सभी को अंत तक हम इन सभी को करा दें, अंत तक पूरी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो लाएं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट हम कवर करा दें। मैं इस लायक आपको बनाना चाहता हूं कि आप क्लास 11 के बाद जब आप क्लास 12 में जाएं और जब आप हमसे पढ़ाई करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं मोस्टली क्लास 12 के स्टूडेंटों को ही पढ़ाता हूं। ज़्यादातर स्टूडेंट लगभग 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट क्लास 12 पे ही तो जुड़े हुए हैं ना, जो ओनली ब्रदर सर नाम से चैनल है। तो क्लास 11 के बाद जब यहाँ से हमारे स्टूडेंट क्लास 12 में जाएंगे, अब ब्रदर सर चैनल पे जाकर क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे, तो उस समय पे कोई भी दिक्कत ना आए, उस लेवल तक हम आपको बनाना चाहते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छे तरीके से स्टडी कर लें जिससे आपको क्लास 12 में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए तैयार रहिए दोस्त, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा कर कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए इसका, आगे बढ़ेंगे दोस्त। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए थैंक यू। खुशी होता है इस बात का कि चलिए आप सीरियस हैं, ठीक है ना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो अगला आता है कि भौतिकी का समाज में महत्व बताइए। मतलब भौतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान का समाज में क्या महत्व है, हमारे समाज में फिजिक्स का क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है क्या क्या महत्व है। देखिए सिंपल और सरल शब्दों का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, किताबी लैंग्वेज हम नहीं प्रोवाइड करते, सिंपल लैंग्वेज जो आप भी समझ सकें। तो देखिए फिजिक्स का हमारे समाज में क्या महत्व है, तो इसके निम्नलिखित महत्व है। कौन कौन से महत्व हैं, अगर कोई पूछते कौन कौन सा महत्व है, तो सबसे पहला महत्व है भौतिकी मतलब फिजिक्स से प्राप्त ज्ञानों पर आधारित तकनीकियां जो क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से मानव जीवन को सरल और आरामदायक बनाया है। मतलब क्या है, भौतिकी से मतलब फिजिक्स से प्राप्त ज्ञानों से, फिजिक्स से जो हमें ज्ञान मिला है उससे हमने क्या किया है, आधारित तकनीकियों ने मानव जीवन को क्या किया है, सरल और आरामदायक बनाया है। इसका मतलब आप समझे, फिजिक्स से जो भी हमें ज्ञान मिला है उससे हमने मानव जीवन को जीने के लिए आरामदायक चीजें हमने बनाया हुआ है। जैसे क्या है दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं गर्मी हो रहा है तो हमने फैन को बना लिया, पंखा बना लिया,
तो पंखा है तो आरामदायक कुछ मिला कि नहीं मिला, वो बातें हैं जी। जैसे कि मान लेते हैं हमें फसल उगाना है तो खेत को जोतना है, तो हमने खेत को खुदाई के लिए हमने ट्रैक्टर बना दिया। हमें कहीं जाना है, ठीक है, 15 मिनट में पहुंचना है, तो उसके लिए हमने बाइक का इस्तेमाल कर दिया जिससे पैर को तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से मानव जीवन को क्या किया है, सरल और आरामदायक बनाया गया है। चलिए दूसरा महत्व जान लेते हैं। दूसरा क्या है, बिजली, परिवहन, संचार, चिकित्सा, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि सब भौतिकी के अनुप्रयोग है। मतलब क्या है कि जितने भी बिजली वाले हम देख रहे हैं वो कार्य हो गया, परिवहन का जो कार्य हो गया, संचार मतलब हम फोन लगाकर बात करते हैं, चिकित्सा का कार्य हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी भौतिकी मतलब फिजिक्स से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुए हैं उसी से सभी ये मिलकर बने हुए हैं, उसी ज्ञान से। फिर से यहाँ पे कहा गया है कि भौतिकी ने औद्योगिक विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान और ऊर्जा संधानों के विकास में क्या है, अहम भूमिका निभाई है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भौतिकी क्या है, औद्योगिक विकास भी किया है, अंतरिक्ष अनुसंधान भी आप देख ही रहे हैं, रॉकेट उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष वाले जो भी चीज़ें हैं, जहाज उड़ रही हैं, ठीक है, ऊर्जा संसाधन हो गए जिससे कि हम बिजली जो क्या है पानी से भी बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, फिजिक्स से ही तो संभव हो रही हैं। तो वही कहा जा रहा है कि विकास में अहम भूमिका निभाया है कौन, भौतिकी। अगला कह रहा है यह समाज में क्या कर रहा है, यह समाज में उन्नति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समाज की उन्नति मतलब समाज के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मतलब देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं जिससे सुरक्षित हर चीज़ें हो रही हैं, तो ये सभी आर्थिक विकासों के लिए भी ये सभी के लिए अत्यधिक आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कौन, हमारा फिजिक्स। तो इसीलिए फिजिक्स पर बहुत सारे रोबोट बन रहे हैं, आप सब दिख रहे हैं ना, रोबोट बन रहे हैं, ये सब क्या है, ये सभी फिजिक्स से ही देन से सब हो रहे हैं। तो ये हमारे महत्व हैं स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है दोस्त, कह रहा है कि भौतिकी और प्रायोगिक के बीच संबंध बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये कह दिया कि भौतिकी के बीच मतलब फिजिक्स के बीच और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध बताइए। अब प्रौद्योगिकी के बीच संबंध, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, प्रौद्योगिकी का मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं जिसको हमने बनाया हुआ है वो सभी का उपयोग हमसे पूछा जा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच, फिजिक्स में और उसकी प्रौद्योगिकी के बीच संबंध पूछा जा रहा है। जैसे कि बाइक हो गया, ये सब बाइक हो गए, मोटर हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, प्रौद्योगिकी ही है, क्योंकि फिजिक्स के मदद से ही तो हमने बनाया हुआ है ना। तो वही बात है। चलिए हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं इन दोनों के बीच संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी में संबंध। अब क्या संबंध होता है तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि भौतिकी से प्रौद्योगिकी, मतलब भौतिकी की मदद से हम प्रौद्योगिकी कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। तो संबंध तभी तो पता चलेगा, इससे ये बन रहा है और इससे ये भी बन सकता है, ये संबंध क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हमने कि भौतिकी में खोजे गए सिद्धांतों और नियमों के आधार पर कई नई तकनीकियां मतलब कई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। मतलब फिजिक्स में बहुत सारे खोजे गए जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं और लॉ है, नियम है, उन सभी को इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास किया है, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत चुंबकत्व का खोज हुआ, मतलब चुंबक का खोज हुआ और उससे हमने मोटर बना दिया, जनरेटर बना दिया, संचार साधन बना दिए कि यहाँ रहेंगे दूसरी जगह बात कर लेंगे। ये सब क्या है जी, ये सब हमारे क्या है, भौतिक प्रौद्योगिकी के क्या है, हमारे संबंध हैं। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए कोई नहीं जी, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, कॉल आ जाता है तो चलिए कोई नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये समझा, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी में संबंध है कि बिना भौतिकी के प्रौद्योगिकी का क्या है, निर्माण नहीं हो सकता। मतलब बिना हम कोई भी मान लेते हैं सिद्धांत और प्रिंसिपल को जाने, हम कैसे हम मोटर बना सकते हैं, जनरेटर और संचार साधन बना सकते हैं कि यहाँ पर बैठकर दुबई में अमेरिका में बात हम कर सकते हैं, अंतरिक्ष में बात कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, सिद्धांत, जो फिजिक्स से प्राप्त हमें जो सिद्धांत हुए हैं, जो नियम हुए हैं, उसी से तो बनाए जा रहे हैं ना। तो यही बातें हैं जी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया, प्रौद्योगिकी से भी भौतिकी में संबंध है। मतलब प्रौद्योगिकी से भी भौतिकी मतलब फिजिक्स का क्या होता है, हेल्प मिलता है। अब जैसे क्या है कि जैसे कि मोटर से, जनरेटर से, संचार से भी क्या होता है, फिजिक्स को हेल्प मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे मिलता है कि तकनीकियों की सहायता से बने यंत्र, जैसे कि दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, कण त्वरक हो गया, भौतिकी के नए सिद्धांतों की खोज में मदद करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे कि दूरबीन हो गया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी हो गया, इन सभी को खोज करने में भी जो क्या है, जो हमारी जो प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि मदद मिला है। जैसे सिंपल से ये कहे ना दोस्त कि फिजिक्स से, समझिएगा बात को, फिजिक्स से हमने क्या बनाया, पहले कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर हमने बनाया और कंप्यूटर से हमने क्या बनाया, मोबाइल, ठीक है ना। फिजिक्स से हमने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर से मोबाइल बनाया। अब मोस्टली बात ये आती है, समझिएगा, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा भौतिकी हो गया। और भौतिकी से हमने पहला प्रौद्योगिकी बनाया, और इस प्रौद्योगिकी की सहायता से हमने फिर से दूसरा प्रौद्योगिकी बनाया कि नहीं, जो, तो यही बात है कि जो प्रौद्योगिकी है ये भी हमारी फिजिक्स के हेल्प करती है दूसरी चीजों को खोजने में। समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे बताया गया है। एक दो बार पढ़िएगा, ठीक है ना, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे, समझेंगे, सब समझ में आएगा, सब आएगा दोस्त। देखिए, कोई चीज़ें होती हैं जो एक बार आप देखते हैं, एक बार आप पढ़ेंगे पहली बार, तो कहते हैं ना कि पहली बार अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता जितना समझ में आनी चाहिए। अगर आपको 80%, अगर 70-80% समझ में यहाँ पे हमारी टॉपिक आ जा रहे हैं तो आप समझिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त पहली बार आप कोई भी चीज़ करेंगे, अब मान लेते हैं कोई भी कार्य आप पहली बार करेंगे, ज़्यादा चांसेस क्या होगी, सफलता की कि असफलता की? असफलता की ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो इसीलिए पहली बार आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, 80% 70% समझ में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। एक बार रिवीजन करिएगा, समझिएगा, दोहराइएगा, सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है दोस्त। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौलिक बलों कौन कौन से हैं। मतलब यहाँ से हमसे पूछ दिया मौलिक बल, ठीक है ना, मौलिक या मूल बल कौन कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब मौलिक बल का मतलब क्या है, जो मूलभूत बल हैं, जिनकी आवश्यकता है ही है, उनको हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा है कि मौलिक बल। अब मौलिक बल का मतलब क्या होता है, सभी प्राकृतिक घटनाओं में 4 प्रकार के मूलभूत बल पाए जाते हैं। मौलिक बल का मतलब सिंपल सा यही है कि ऐसा बल जिसकी आवश्यकता है ही, अगर वो ना हो तो बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं, तो वही बलों का मतलब। जैसे कि आपका एक परिवार है, आपके परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, ठीक है, आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके बहन हैं, ठीक है, और दादी हैं, दादा हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर ना रहे तो क्या होगा, वो मूलभूत आवश्यकता है उनकी, रहना ही है। तो यही सब बातें हैं दोस्त। तो वही बात है, मौलिक बल का मतलब क्या होता है कि जिनकी जरूरत है हमें, वही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्राकृतिक घटनाओं में 4 प्रकार के बल, मूलभूत बल पाए जाते हैं।
अब वो 4 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो ये दो पिंडों के बीच लगने वाला, दो ये पिंड है, दो वस्तु है, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो बल क्या कहलाएगा? वही बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं किसी भी दो बलों के बीच के आकर्षण। यहाँ पे याद रखेंगे दो वस्तु है तो इन दोनों वस्तुओं के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो यहाँ पे आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षक बल है, मतलब आकर्षण बल है जो केवल आकर्षण करता है, मतलब आपस में चिपकाता है। ठीक है ना? जैसे एक चुंबक यहाँ पे रख दें, एक चुंबक यहाँ पे, और थोड़ा सा पास लेके जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल है जी। जैसे कि पृथ्वी पर वस्तुओं का गिरना, जैसे हम ऊपर कोई भी वस्तु ऐसे हमने फेंक दिया, अब देख रहे हैं ये नीचे आया कि नहीं आया? नीचे पेन आया कि नहीं आया? आ रहा है ना। तो क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो समझ गए होंगे इसकी आवश्यकता है ही, नहीं तो ऐसे क्या होता कि हमने कोई चीज ऊपर फेंका, ऊपर ही रह जाता, दिक्कत होती या नहीं होती? बिल्कुल होती दोस्त, यही बात है। तो ये मौलिक हमारे क्या हैं? बल हैं। दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल मतलब चार्ज कणों के बीच आकर्षण या विकर्षण। मतलब चार्ज कण का मतलब ऐसे कण जो आवेशित कण होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आवेशित कणों के बीच का जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, उनके बीच जो लगेगा। जैसे एक ये धनात्मक आवेश है, ये एक क्या है? एक यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, और वो बल कौन सा होगा? वो प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण को ही हम विकर्षण कह रहे हैं। प्रतिकर्षण का यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है ना, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। और अगर दो ये पिंड हैं, एक पर मान लेते हैं प्लस आवेश है और दूसरा पिंड है, इस पर भी मान लेते हैं प्लस ही आवेश है, तो जब दो समान आवेश वाले पिंड हों तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा? वो विकर्षण बल होगा। मतलब क्या होंगे? ये दोनों दूर हटेंगे। और इसमें क्या होगा? अगर दोनों आवेश असमान हैं तो ये दोनों चिपकेंगे। अरे भैया ऐसे आपने सुना होगा कि प्लस अगर प्लस होगा ना तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान आवेश है। एक प्लस है एक माइनस है तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कहा गया कि चार्ज कणों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है। चार्ज मतलब आवेशित कणों के बीच आकर्षण और जो विकर्षण बल लगता है वही बल विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। जैसे चुंबक और लोहे का आकर्षण। अब लोहा है और उसके पास कोई लोहा है और उसके पास चुंबक लेकर आएंगे तो वो चिपकेगा ना तुरंत, तो वो बल कौन सा है? वो विद्युत चुंबकीय बल है जी। अगला आता है सशक्त बल। सशक्त बल मतलब स्ट्रोंग बल, प्रबल बल। प्रबल बल का मतलब कि परमाणु के नाभिक को एक साथ बांधता है। परमाणु के नाभिक को मान लेते हैं ये परमाणु है, अब परमाणु का ये नाभिक है। अब नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है, एक नहीं मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बल द्वारा जुड़े होते हैं और मजबूत बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए ये नाभिक से ये बाहर नहीं निकल पाते। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उस बलों को ही हम सशक्त बल कहते हैं। दुर्बल बल किसे कहते हैं? तो दुर्बल बल का मतलब कि कुछ नाभिकीय विकिरण, मतलब कुछ नाभिकीय तरंगों में कार्य करता है। मतलब दुर्बल जो बल है वो कुछ नाभिकीय जो विकिरण होते हैं उसमें कार्य करता है, और उसी बल को हम दुर्बल बल कहते हैं, जिसे हम रेडियोधर्मिक क्षय जो होता है, हानि होता है, उसमें दुर्बल बलों का देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार पढ़िएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि मौलिक जो बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, सशक्त बल और दुर्बल बल। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है दोस्त।
तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेकर आप चल ही रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल पॉइंट आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और सपोर्ट आप केवल एक कार्य कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब। तो ये आप कर दीजिएगा कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं? आप कर देंगे ना? सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और हो सके तो वीडियो को जब देखने के बाद आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको कि ये सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप परेशान नहीं होंगे, प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट हम लाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि ये सभी का पीपीटी बनाना होता है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हम नहीं ना देंगे जी, वही हम क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी, जो पूरी तरीके से मासिक परीक्षा होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे हम क्वेश्चन बताएंगे, और वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके क्लास 12th में जाने पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगला हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर लिखिए। अब देख लीजिए, एक और बात मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, एक बहुत ही मतलब ऐसे देखने को मिलता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे कि क्लास 11 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्लास 12 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये अक्सर देखने को मिलता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मोस्टली हम पॉलिटेक्निक में आप देख सकते हैं, जितने भी आर्मी के एग्जाम होते हैं, जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, जितने भी एनडीए का, सीडीएस का, एयरफोर्स का होता है, नेवी का होता है, इन सभी में देखने को ये मिला है दोस्त। अब मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है, कि क्लास 11th में, क्लास 11 का क्वेश्चन अगर 75% पूछे गए हैं, तो क्लास 12 का जो क्वेश्चन है ओनली 45% ही पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं, क्लास 12 के से भी ज़्यादा क्लास 11th का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा इसलिए दोस्त कि ये एक साइकोलॉजी भी माना जाता है कि क्लास 12th में ज़्यादा स्टूडेंट फोकस करते हैं, क्लास 11th में फोकस नहीं करते हैं, जिससे उनका बेस जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाता, और जिससे कि क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो उनको नहीं समझ में आ पाएगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरीके से साइड हो जाएंगे। इसीलिए क्लास 11th में मैं कह रहा हूं कि फोकस कीजिएगा। हम आपका एक नया अवसर यहाँ पे प्रदान हुआ है, जिससे आप सभी का एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या अंतर होता है ये समझिएगा। हमने चाहते तो इधर एक ऐसे बीच में सलाह कर भी कर सकते थे, या ऐसे हमने पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में फिर वैद्युत बल के बारे में बता दिया है। चलिए एक एक करके हम समझ भी लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, अब वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक बल फोर्स भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अंतर क्या आता है? सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल में ये याद रखेंगे कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया हमें कि दो वस्तु है ना, दो वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक हमारे पास ये वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या होता है? एक बल लगता है, ठीक है ना, और उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। परंतु ये बल क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इस वस्तु का भी द्रव्यमान कुछ होगा, मान लेते हैं m है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है। अरे ऐसे मान लिया कि इस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, इसका मान लेते हैं 2 kg है, तो इस द्रव्यमान के कारण ही ये बल लगा है। अगर द्रव्यमान ना हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो यही बात कहा जाए कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया हमें कि हमेशा आकर्षण होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो बल है, दो वस्तु है, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ऐसे नहीं होंगे। हमेशा आकर्षण ही होगा, मतलब ये इधर ही आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे, मतलब चिपकेंगे दोस्त, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा हमें ये कहा गया कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें कहा गया।
किसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो दो वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं r है, तो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी पॉइंट हमें ये कहा गया कि ये बहुत ही कमजोर बल होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल होता है। और किसकी तुलना में, ऐसे तो मजबूत ही बल है बट विद्युत बल की तुलना में ये कमजोर बल होता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है, प्रत्येक वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करेगा। जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट कि ये एक पेन है, अब इसको फेंकेंगे तो ये जितने तेजी से गिर रहा है ना, वैसे ही ये मोबाइल का हमारे पास कवर है, इसको भी हम फेंकेंगे तो उतने ही तेजी से ये भी गिरेगा। समझ रहे हैं? तो ये बातें कहा गया। परंतु ये होता है कि वेट पर भी निर्भर करता है कि किसका वेट कितना कितना है। ठीक है, अगला हमारा आता है कि वैद्युत बल। अब वैद्युत बल क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। अब वैद्युत बल का मतलब कि दो आवेशित कणों के बीच उत्पन्न होता है। मतलब ये एक आवेश है, मान लेते हैं ये एक कण है, ये एक कण है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। तो दो आवेशित कण है ना, तभी जाकर इन दोनों के बीच एक जो बल लगेगा, यही बल हमारा वैद्युत बल कहलाएगा। अगर ये आवेशित ना हो, जैसे कि सूखी हुई लकड़ी है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो उनके बीच वैद्युत बल नहीं लग सकता। वैद्युत बल किसके साथ लगेगा? जो आवेशित होंगे। इसीलिए कभी भी देखे होंगे किसी को कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई तार है, कटा हुआ है, हाथ से आपने टच कर दिया, लाइट मार रहा है, लाइट मारने का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको बिजली का शॉक लग रहा है, आपको छोड़ नहीं रहा है, तो कहते हैं सूखी लकड़ी से, सूखी डंडे से मारिए जिससे कि हाथ छूट जाए। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश नहीं होता है सूखी लकड़ी में, और जब वो आवेशित नहीं होगा तो आपको चिपकाएगा नहीं। ठीक है ना, ये बातें होती हैं। अगला हमारा दूसरी बात क्या है, ये जा रहा है कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। मतलब जो हमारा वैद्युत बल लगेगा, ये आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अगर दो विपरीत आवेश हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण मतलब चिपकेंगे आपस में। अगर दो यहाँ पे समान आवेश होंगे, जैसे कि माइनस माइनस, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत क्या है, समान आवेश है, इसीलिए माइनस माइनस हो तब भी, अगर प्लस प्लस होंगे तभी भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। जबकि इसमें प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों लग रहे हैं, इसमें केवल आकर्षण होता है जी। अगला हमारा तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कहा गया कि जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल होता है ना, ये भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला हमारा चौथा यहाँ पे पॉइंट्स ये कहा जा रहा है कि यह गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले काफ़ी मजबूत होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मजबूत बल होता है। अगला हमारा कह रहा है यह केवल आवेशित वस्तुओं पर ही कार्य करता है। मतलब जो वस्तु आवेशित होंगे उसी पर यह बल लगेगा, अनावेशित वस्तु या हम कह सकते हैं उदासीन वस्तुओं पर यह बल नहीं लगेगा। जैसे कि सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, उन सभी पर नहीं लगेगा क्योंकि उस पर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है। देखिए क्या बात है जी, कितना मतलब मस्त क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन से भी संबंधित है। जैसे कि आप कोचिंग ही पढ़ रहे हैं कहीं, आपसे कोई कह दे कि ये बताइए विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप तो बता देंगे कि मतलब ऐसे कोई कह दे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि सर भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें वस्तु का, उसकी ऊर्जा का, स्थान का, समय का अध्ययन किया जाता है और उनके संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो वहीं पे अगर आपसे कोई कह दे कि ये बताइए विज्ञान का उद्देश्य क्या है, कोई भी भौतिक विज्ञान हो या कुछ भी हो, कोई भी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कोई भी हो, उसका उद्देश्य क्या है दोस्त, क्यों हम विज्ञान के बारे में जान रहे हैं,
तो उसका उद्देश्य आपको क्या बताना है वो देख लीजिए। सबसे पहले विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले प्राकृतिक घटनाओं को समझना। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं को हमें समझना है, जानना है कि क्यों हो रहे हैं। सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है, ये क्यों हो रहा है, इन सभी का अध्ययन करना। तो यही हम लिखा गया है कि यह जानना कि आसपास की घटनाएं कैसे और क्यों हो रही हैं, मतलब आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये जानना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है विज्ञान का। दूसरी बात कि सिद्धांत और नियमों को स्थापित करना, मतलब कुछ सिद्धांत और नियमों को क्या करना, यहाँ पे लिखा गया है नियमों और सिद्धांत के माध्यम से घटनाओं का अनुमान लगाना। नियम, बहुत सारे नियम और सिद्धांतों की सहायता से ही हम जान पाए हैं कि ये घटनाएं क्यों होती हैं। अब बताइएगा, मैं ऑप्शन आपको दूंगा, ये बताइए कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या मैं यूं कह लूं कि तारे जो होते हैं रात में क्यों टिमटिमाते हैं या चमकते हैं, या लग रहा है कि टिमटिमाना मतलब अप डाउन ऐसे लगता है, ठीक है ना, बंद हो रहे हैं फिर चमक रहे हैं, फिर बंद हो जा रहे हैं फिर चमक रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, या समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये सभी प्रकाश का अपवर्तन की घटना है या परावर्तन की घटना है, प्रकीर्णन की घटना है, कौन सी घटना है ये आप हमें बता दीजिएगा अगर पता हो तो ये सभी घटनाओं के कारण ही हमें पता चलता है। अगला तीसरी बात, हमें ये विज्ञान का उद्देश्य है कि प्रयोग और अवकलन करना, मतलब अनुभव और प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। कुछ विज्ञान से हमें जो भी प्रयोग करेंगे उससे अनुभव मिलेगा और प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला कह रहा है कि समस्या हल करना, समस्याएं भी बहुत सारी आती हैं उनकी हल करना, जैसे यहाँ पे लिखा गया मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करना और सुविधा बढ़ाना। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि गर्मी लग रही है, फैन ऑन किया तो फैन बनाना, ये उद्देश्य है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बीमारियां भी हो जा रही हैं, तो बीमारियों का भी किससे, विज्ञान की सहायता से ही तो हम उसको सभी को मेडिसिन बहुत सारे बन रहे हैं, तो अगर ना हो तो दिक्कत होंगी ना, तो ये सभी का समाधान करना। भविष्य की भविष्यवाणी करना कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेंगे, इन सभी के बारे में जानना। तो वही कहा जा रहा है कि घटनाओं का परिमाण से पहले अनुमानित करना कि कब, मतलब अभी हम ऐसा सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ऐसे हम पता चलता है भूकंप आ गया, तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं ये सभी क्या है, विज्ञान का उद्देश्य है कि पहले ही पता लगाकर और हम तैयार रहें उसके सामना करने के लिए। समझ रहे हैं ना, तो ये उद्देश्य है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छी बात है दोस्त। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भौतिक, मतलब भौतिकी एक मौलिक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भौतिक नहीं, भौतिक विज्ञान या तो ओनली लिख दें या भौतिकी लिख दें। तो भौतिकी एक मौलिक विज्ञान है, मतलब मूल विज्ञान है, इसके बिना कोई विज्ञान का आधार नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भौतिकी क्या है, मतलब विज्ञान का एक मौलिक, यहाँ पे ये होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भौतिक विज्ञान एक मौलिक विज्ञान है, यहाँ पे ये होना चाहिए, या तो भौतिकी लिख दीजिए, यहाँ पे इसको हटाकर मैं भौतिकी लिख देता हूँ, या भौतिकी विज्ञान लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो भौतिकी एक मौलिक विज्ञान है, मतलब मूल विज्ञान है सभी विज्ञानों का। कैसे जी, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा विज्ञान, मतलब फिर यहाँ पे विज्ञान कर दिया क्या, विज्ञान नहीं फिजिक्स, विज्ञान भी लिख सकते हैं, मतलब विज्ञान में फिजिक्स की बात हो रही है। तो फिजिक्स प्रकृति और उनके नियमों का मूल कारण जानने वाला विज्ञान है। मतलब क्या है, जो फिजिक्स है वो प्राकृतिक और उनके नियमों का मूल कारण जानने वाला विज्ञान है। इसी से हमें पता चलता है कि प्रकृति में क्या हो रहे हैं और उनके नियमों का भी जानने वाला मूल जो विज्ञान है वो फिजिक्स से ही हम जानते हैं। फिजिक्स से ही, फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है, उसी से तो हम जानते हैं कि प्रकाश का जो क्या है, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से पृथ्वी तक, उसमें कितना समय लग रहा है और कितने स्पीड से आ रहा है, ये सब हम जान पाते हैं किससे, उसी से। तो दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया
दूसरी बात ये कह रहा है कि यह अनुभव और प्रयोग के आधार पर सटीक ज्ञान प्रदान करता है। ये प्रयोग और अनुभव के आधार पर सटीक एकदम स्पष्ट बात बताता है कि प्रकाश की चाल कोई पूछते तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये स्पष्ट रूप से बता दिया इतना ही होता है प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अगला तीसरी बात ये बताया गया कि इसे मौलिक इसलिए कहा जाता है, मतलब जो भौतिक विज्ञान है उसको मौलिक विज्ञान इसलिए कहा जाता है, मौलिक विज्ञान है क्योंकि यह अन्य विज्ञानों का आधार है जी। आधार मतलब नींव है, नींव का मतलब समझ रहे हैं। जैसे एक घर बनता है तो घर बनने से पहले नींव होता है, उसका आधार बनता है। आधार को बहुत मजबूत बनाया जाता है। जो जमीन को खोदकर फिर से ईंट उट की जुड़ाई होती है उसी को नींव कहते हैं। तो जो नींव होता है उसकी मजबूत किया जाता है। तो आधार क्या है, सभी विज्ञानों का आधार है भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि भौतिकी एवं अन्य विज्ञानों के बीच संबंध लिखिए। अब भौतिक विज्ञान और अन्य विज्ञानों के बीच क्या रिलेशन है, संबंध है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमने लिख दिया भौतिकी एवं अन्य विज्ञानों के बीच संबंध। अब क्या क्या संबंध है दोस्त, ये संबंध भी हम जान लेते हैं। तो संबंध तभी जान पाएंगे जब सभी के बारे में जानेंगे कि कौन विज्ञान क्या क्या है जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से हम क्या देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भौतिकी के सिद्धांत जैसे कि ऊर्जा, बल, गति रासायनिक क्रिया को समझने में मदद करते हैं। देखिए जो रसायन विज्ञान है उसमें भौतिक विज्ञान का उपयोग होता है। किस लिए, कैसे, तो जितने भी रासायनिक क्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको समझने में मदद होता है भौतिकी के सिद्धांत द्वारा कि उसका ऊर्जा कितना है, बल कितना लग रहा है, उसके द्वारा हमें पता चलता है। जीव विज्ञान भी है, बायोलॉजी। देखिए भौतिकी के प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान से प्रकाश का, ध्वनि का, ऊष्मा का आदि के नियमों को समझकर जीवों की प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है। मतलब भौतिक से ही हमें पता चला कि प्रकाश कितनी तीव्रता से आ रहा है, तो प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, प्रकाश का ध्वनि कितना है, ऊष्मा कितना है, कितना उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है नहीं उपयोगी है, सब फिजिक्स से ही तो पता चला है ना। तो फिजिक्स से ही तो हम बायोलॉजी का, फिजिक्स का हेल्प लेकर ही तो बायोलॉजी बता पाता है ना कि विटामिन डी पाया जाता है या क्या क्या है, ठीक है, कितना ऊष्मा निकलता है। तो ये बातें हैं जी। भूविज्ञान, जियोलॉजी क्या है, तो पृथ्वी की गति, पृथ्वी कितनी गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, तरंगों का अध्ययन से भूविज्ञान की घटनाओं को समझा जाता है। जितने भी जियोलॉजी वाली जो भी हैं तो ये हम फिजिक्स से ही तो पता लगाए ना कि पृथ्वी की गति कितनी है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तरंगों का अध्ययन, सब फिजिक्स से ही है ना। इसी का अध्ययन लेकर जो भूविज्ञान की घटनाओं को समझा जाता है। फिर से अंतरिक्ष विज्ञान, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, तो अंतरिक्ष विज्ञान क्या है कि ग्रहों की गति जो हो गया, ये फिजिक्स से ही हम जाने हैं, ग्रहों की गति, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का अध्ययन भौतिकी पर आधारित है। ये सभी भौतिकी पर आधारित है, भौतिक से ही तो अंतरिक्ष विज्ञान का शुरुआत हुआ है ना। अब प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी हम कह सकते हैं। तो तकनीकी किससे है जी, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया भौतिक के नियमों को प्रयोग करके ही नए उपकरण और तकनीकी विकसित होती है। अब जाहिर सी बात है अगर भौतिक के सिद्धांत और नियम ना हो तो हम कोई भी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जी, नहीं बना पाएंगे ना। जैसे कि जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो सभी के लिए एक सिद्धांत पहले दिया गया, उसके बाद ना उसका सब उपकरण बना, मशीन बने। तो ये बातें हैं जी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, सभी विज्ञानों का एक नींव है, एक आधार है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। मैं इतना ही कहूँगा कि भौतिक विज्ञान जो है वो
क्या है भौतिक विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान क्या है, एक आधार है और सभी विज्ञानों के लिए मदद करता है, मदद देता है भौतिकी। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान सभी विज्ञानों को हेल्प देता है आगे बढ़ने के लिए, आगे कोई भी खोज करने के लिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का पहले चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने इस पर बताने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं फिर से वही कहूँगा कि चैनल पे नए होंगे, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने कम से कम 5 दोस्तों को, मात्र 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी तो आगे हम भी प्रेरित होंगे, ठीक है, मोटिवेट होंगे आगे अदर वीडियो अदर चैप्टरों का भी वन शॉट लाने का। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।